हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं MHI 01 के फर्दर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें डिस्कस किया हमने 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज भी हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। वो वाला वीडियो जो मैंने बनाया उसमें बहुत डिटेल में किया है, और आप ये क्वेश्चंस जरूर करके जाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको, ठीक है। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपके पास टाइम है थोड़ा, तो ये वीडियोस देखने के बाद थोड़ा सा किताब भी पढ़ लेना तो बेटर रहेगा। आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन है, और चैप्टर तो आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए, एग्जामिन ब्रीफली द ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन यूरोप ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। ये वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं जो पहले आ रखे हैं एग्जाम में आपके, ठीक है ना। तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस चलते डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते ताकि आप आराम से लिख लेना। चलो, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारा चैनल अपने जूनियर्स को भी प्लीज़ रिकमेंड कर देना, ठीक है। चलिए, ग्रोथ ऑफ टाउन्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड में हमने बात करनी है इसमें कि कैसे ग्रो हुआ थे यूरोप में टाउन्स। तो आप देखो, यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाला पीरियड वो है 11th सेंचुरी के बाद का पीरियड, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहले कि क्या हुआ था वहाँ पे 5th सेंचुरी के बाद से आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिर गया था, है ना, फॉल हो गया था उसका। और अब जो नए टाउन्स उभर रहे थे वो कहाँ आ रहे थे? इन्हीं के आसपास में। जो पहले रोमन टाउन्स थे, डिक्लाइन हो चुके थे, उन्हीं के आसपास। अब देखो क्या होता है जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरता है, तो जो बारबेरियंस थे आसपास के, है ना, खास करके आपके जो नॉर्थ से आए थे, जर्मेनिक ट्राइब्स बोला जाता था उनको, ठीक है। जैसे वाइकिंग हुआ, magyार हुआ, ये इन्वेजन करते थे, ठीक, इन रोमन एरियाज में, सिटीज में। और इस चलते वहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स कर चुकी थी, तो जो टाउन्स थे वहाँ से लोग छोड़-छोड़ के भागने लग गए, है ना? लूट-पाट ज़्यादा होगी तो कौन रहना चाहेगा वहाँ? कोई भी नहीं रहना चाहेगा। तो इस चलते इसका टाउन्स का बहुत भयंकर तरीके से डाउनफॉल हुआ वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरने के बाद। इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी, ठीक? 5th से 9th सेंचुरी के बीच में हम देखते हैं कि इकोनॉमी एकदम एग्रेरियन हो गई थी, गाँव की इकोनॉमी हो गई थी, और ऊपर से लोकलाइज़्ड हो गई थी। कहीं बाहर से लेना-देना नहीं था उनको, लोकलाइज़्ड एरिया में ही बस अपना गाँव में जैसे होता है ना, लोकल एरिया में ही मार्केट लगता है, वहीं के लोग वहीं बेचते हैं, वहीं खरीदारी, कोई बाहर से नहीं आता वहाँ लेने के लिए, है ना। वैसे ही हो गया था वहाँ पे हाल ज़िंदगी का, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे-धीरे पॉलिटिकल स्टेबलाइज़ेशन आना शुरू हो जाता है। ज क्योंकि अब देखो, पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम में चली गई थी ये सोसाइटी। हुँ, स्टेट्स हो गए थे, मैनर्स हो गए थे, लॉर्ड और वेसल्स का रिलेशन था, वेसल्स और उनके जो मैनर पे काम करते थे सर्फ्स, है ना? सर्फ्स थे, पीजेंट्स थे, और इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरलिस्ट भी थे। तो ये सब के सब एक मैनर पे काम करते हैं। मैनर क्या था? मैनर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट होता था, जहाँ पे उसका एक मालिक होता था, ठीक है? उसका कैसल होता था, कैसल मतलब महल होता था, वहीं रहता था। और उस एरिया में सपोज़ मान लो 500 एकड़ का आपको दे दिया गया, ठीक है? लैंड दे दिया राजा ने, और बोला कि भाई ये लैंड तुम्हारी है, यहाँ पे तुम अपना काम वाम कराओ, टैक्स वैक्स यहीं से वसूलो और अपना रहो, लेकिन जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, है ना, मिलिट्री की सपोर्ट की, तो तुम अब मेरे को देना, ठीक। बस इतना ही काम था। अब ये मैनर पे क्या करता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई वो तो हो नहीं रहा था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अलावा और कुछ तो हो नहीं रहा था। तो वहाँ पे जो लैंड थी वो दो तीन तरीके से बटी हुई थी। एक तो जो मालिक था मैनर का, उसके पास थी लैंड, प्लस कुछ इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरलिस्ट भी थे, है ना, उनकी भी थी। तो वो इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरलिस्ट जो थे वो टैक्स देते थे उस मैनर के मालिक को, ठीक। प्लस कुछ हार्ड लेबर्स थे, जो मैनर का मालिक था उसकी भी ज़मीन थी उसमें, क्योंकि वो स्टेट के द्वारा मिली हुई थी उसको ज़मीनें, तो उस पे वो काम करवाता था। फिर जो स्टेट पे काम करते थे लोग, है ना, मैनर पे जो काम करते थे लोग, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उनको टैक्स तो देना ही था। साथ में वो लोग और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको, है ना। जो पीजेंट्स वगैरह थे उनके घर में काम वाम करना, प्लस जो मैनर का मालिक का जो अपना खेत है वहाँ भी खेती करना, ठीक। ये सब कंपल्सन था। ये मैंने बहुत डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में करा हुआ है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। तो लेकिन और बाद में होता क्या है कि यही जो है, जो फ्यूडल सिस्टम था, ये भी कोलैप्स करने लग जाता है, और लोग जो है मैनर्स से निकल करके शहरों में आ जाते हैं, है ना। और जो पहले छोटे शहर थे वो धीरे धीरे बड़े होने चालू हो जाते हैं,
क्योंकि वहाँ पे ट्रेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आर्टिज़न एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों होता है ये हम अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो अब देखो क्यों होने लग गया ये, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। जो मैनर था, मैनर्स का जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम जो था, वहाँ पे आप देखो अब एग्रीकल्चरल इनोवेशंस बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, खासकर एग्रीकल्चर के फील्ड में टेक्निकल इनोवेशंस, जैसे कि हैवी प्लो यूज़ करने लग गए थे, है ना। अब जो खेत में आप अगर प्लो अच्छा रहेगा आपका, तो बीज अच्छे से अंदर जा पाएगा, है ना। वरना क्या होता है, अगर बीज ऊपर ही रह गए तो या तो खराब हो जाएगा खुद ही, या फिर चिड़िया उठा के खा जाती थी, तो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती थी। तो अब फ्लो ज़्यादा हैवी था, तो ज़्यादा अंदर तरीके से जा सकता था, टिलिंग अच्छे से हो सकती थी और बीज अच्छे से अंदर जा सकता था। ठीक है। अब हमारे यहाँ भैंस बैल से खेती कराते थे, उनके वहाँ हॉर्स से खेती कराते थे, हॉर्स का कॉर्नर वगैरह बेटर आ गया था। ठीक है। फिर उन्होंने एक नया सिस्टम निकाल दिया था, थ्री फील्ड क्रॉप रोटेशन सिस्टम उन्होंने निकाल दिया था। इस इन सब की वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। ठीक। फूड सरप्लस होने लग गया था बहुत ज़्यादा। जब सरप्लस फूड होगा तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है ना। तो इससे क्या हुआ कि अब उतने ज़्यादा लोगों को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखो पहले प्रोडक्शन कम था तो ज़्यादा लोग लगते थे, है ना, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब प्रोडक्शन जब ज़्यादा आने लग गया तो उतने ज़्यादा लोग नहीं चाहिए थे फील्ड में, है ना। तो जो कुछ लोग थे वो क्या करने लग गए कि अब खेती का काम छोड़ करके दूसरा काम सीखने लग गए थे। दूसरा काम क्या होगा, आर्टिशंस का काम होगा, है ना। कुछ अ, दूसरे कपड़े बुनाई वगैरह में काम कर रहे होंगे। उस ज़माने के हिसाब से सोचो, आज के ज़माने के हिसाब से सही। और क्या कर सकते हैं, कोई पढ़ाता होगा, है ना। इस तरीके के छोटे-मोटे काम अब लोग एग्रीकल्चर से हट के करने लग गए थे, ठीक? या किसी के यहाँ नौकरी करने लग गए लोग जाकर के, है ना, शहरों में। तो इस तरीके से लोग शहरों में आ गए, गाँव से निकल के, मैनर से निकल के, बहुत सारे लोग। इसके पीछे एक और भी फैक्टर था, अभी हम वो भी देखेंगे। तो अब क्या हुआ, जब लोग शहरों में आ गए तो ट्रेड भी होने लग गया, ठीक है? ट्रेड एक बार फिर से रिवाइव हो गया था। और ट्रेड क्या था, लोकल के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस भी था। लोकल कैसे, आपका गांव से जो मैनर वगैरह था वहां से सिटीज में आने लग गए सामान। अभी जैसे आप लोग रहते हो बड़ी सिटीज में, जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में थोड़ी ना इतनी खेती हो रही है, बट खाना तो हर घर में बनता है, सब्जी हर घर में बनती है रोज। कहाँ से आती है, जो बाहर के आसपास के जो एरिया है ना, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, चाहे कोई भी बड़ा शहर है, तो आसपास के जगहों से शहरों में वो सप्लाई किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया लोकल ट्रेड, है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्या, इंटरनेशनल ट्रेड जो आज हम बोलते हैं, वो उनके हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, कि दूसरी कंट्रीज में जाकर के कुछ कुछ सामान बेचना। क्या सामान बेचेंगे, जो इनकी स्पेशलिटी होगी, है ना, वो बेचते थे, वहां से भी लेके आते थे बहुत सारे सामान ये। ठीक। तो इस तरीके से ट्रेड होना चालू हो गया। आज भी यही होता है ना, कि जो इंडिया में नहीं बनता है वो हम बाहर से लेके आते हैं, और जो इंडिया में बनता है वो हम, और दूसरे देश को ज़रूरत है हम भेज देते हैं उनको। सेम तब भी था। ठीक है। तो अब मेडिटेरेनियन और दूसरे जो ट्रेड रूट्स थे, वो सब के सब एक बार फिर से ओपन हो जाते हैं। बीच मिडिवल पीरियड से पहले डार्क फेज भी था, यूरोपियन हिस्ट्री में कहा जाता है। उस समय क्या था कि जब राइज ऑफ इस्लाम हुआ ना, तो क्रिश्चियनिटी से उनका टकराव हो गया। पहले भी ट्रेड करते थे ये आपस में, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के टकराव के कारण क्या हो गया था कि ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया था मेडिटेरेनियन की अक्रॉस। ठीक। तो इसी चलते यहाँ पे फ्यूडलिज्म डेवलप हो पाया था बहुत ज़्यादा। ये मेरा ओपिनियन भी है, और बहुत सारे क्रिटिक्स मानते भी हैं इस चीज़ को, ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि जो फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट था वो कहीं ना कहीं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके वजह से हुआ था। ठीक। अब यूरोपियन जो थे, अब दूर दूर तक जाने लग गए वर्ल्ड में, आप जानते ही हैं। ये लोग अब खोजबीन में निकल पड़े थे, इंडिया भी आए थे, आपका अमेरिका भी ढूंढा इन लोगों ने, है ना। ठीक। तो इस तरीके से ये लोग अलग अलग जगह जगह जाने लग गए। अब कुछ एक इटालियन टाउन जैसे कि वेनिस, जेनेवा, पिज़ा, ये जो है एक मैरीटाइम सेंटर बन चुके थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुके, ट्रेड सेंटर बन चुके थे। क्यों, क्योंकि ये, अब देखो तो, जो आपका इटली की पोजीशन है, वो क्या है, आपकी एक तरफ उसका इस्लामिक वर्ल्ड से कनेक्शन है, दूसरी तरफ उसका यूरोप से कनेक्शन है। ठीक है। दोनों तरफ से उसका कनेक्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ आपके इसमें, चलिए देखते हैं हम लोग, मैप में देख लेते हैं। मैप, मैप में आपका देखते हैं हम। गूगल की जगह गोल लिख दिया मैंने, ये लीजिए। चलो भाई,
बिना मैप के हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अब आप देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, मेडिटेरेनियन सी ये रहा, है ना? अब देखो यहाँ पे यूरोप है, एक तरफ है वेस्टर्न यूरोप, है ना? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोर्तुगीज वगैरह, पूरा का पूरा यूके वगैरह। और दूसरी तरफ क्या है, आपका एशिया है ना? और मेडिटेरेनियन में कितने अंदर तक आपका ये है, इटली, है कि नहीं? तो इटली से इनका देखो ये कैटलान आइलैंड जो है, सिसिली आइलैंड, वहां से तो नॉर्थ अफ्रीका कितना पास है, ट्यूनिस, ठीक है? एक टाइम था कि ये जो था ना अफ्रीका वालों ने इन पे कब्जा भी कर रखा था। आपने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री में, सिसिली आइलैंड था आपका, चाहे ये वाला आइलैंड था, और सार्दिनिया आइलैंड या फिर कॉर्सा आइलैंड, इन सब पे कब्जा कर रखा था इन ट्यूनिस वालों ने। मैं आपको दिखाऊं, जो इनकी पुरानी वो थी, एक हाँ, कार्थेज अम्पायर, कार्थेज। देखो हिस्ट्री कितना कोरिलेटेड है, मैं आपको वहां तक ले गया हूँ, है ना? ये कार्थेज अम्पायर का महल है, ठीक है? इन लोगों ने भाई साहब कब्जा कर रखा था इटली, समुद्र के पार करके, उस जमाने में सोचो, समुद्र पार करके ये सिसिली आइलैंड पे, सार्डिनिया आइलैंड पे, कॉर्से आइलैंड पे, इवन इन्होंने स्पेन पे भी कब्जा कर रखा था। स्पेन के इतने बड़े एरिया पे कब्जा कर रखा था इन लोगों ने, यहाँ से, ट्यूनिस से। कार्थेज बोला जाता था इसको, कार्थेज का एम्पायर, कार्थेज एम्पायर से, ठीक है? बाद में इनको आज़ाद कराया इटली के यूनिफिकेशन के टाइम में। तो अब देखो इटली का जो है पोजीशन बहुत ही यूनिक है ना? मेडिटेरेनियन पे जो ट्रेड है, इसमें इसका बड़ा हाथ हो सकता है ना? वही था, इस चलते वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उस ज़माने की, बोलोन देखिए, वेनिस देखिए, ठीक? तो ये सब जो है बड़े इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुके थे, क्योंकि अगर आपको देखो यहाँ से सिटी से अंदर जाना है, आप मान लो यहाँ से आए हो, यूरोप से, रेड सी से होते हुए आए, मेडिटेरेनियन में आए, मेडिटेरेनियन से अब या तो आप और इतना इधर जाओ, तो उससे बेस्ट था कि सबसे पास ये वाला रूट था, है ना? एड्रियाटिक सी में आते हुए वेनिस या बोलोनिया आओ, यहाँ से अंदर चले जाओ, ठीक है? तो वही, इस चलते ये वाली जो सिटीज़ थी बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं, ठीक है? और यहाँ पे इवन आपका ट्रेड फेयर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा किया जाता था ऑर्गेनाइज। इन टाउन्स का फीचर्स क्या थे जो डेवलप हुए टाउन, इनमें क्या खास बात थी? सबसे पहले खास बात तो ये थी कि ये जो टाउन्स थे, ओल्ड रोमन सेटलमेंट्स, ये पुराने रोमन सेटलमेंट्स के पास ही थे, ये वाले टाउन्स जहाँ पहले रोमन थे, वहीं पे रोमन टाउन्स हुआ करते थे, वहीं पे ये हुए, उसी के आसपास हुए। रिवर क्रॉसिंग्स के आसपास हुए, मार्केट प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट थी वहाँ पे डेवलप हुए, ठीक? फिर इनमें से कई टाउन्स जो ऐसे थे कि जो किंग्स थे, जो किंग या लॉर्ड जो थे वहाँ उस जमाने के, वहाँ के, उन्होंने इनको स्पेशल राइट्स दे दिए, ठीक है? कि तुम वहाँ पे मार्केट्स ऑर्गेनाइज करो, वहाँ के टोल्स कलेक्ट करो, और सेल्फ गवर्निंग तक का इनको राइट्स दे दिया गया। अब इन शहरों में जो टाउन पीपल थे, है ना, इनको बर्गर्स बोला जाता था, और ये एक मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है? मिडिल क्लास की कम्युनिटी थी जिनको बर्गर्स बोला जाता था। अब इन्हीं टाउन्स में आप देखो क्या था, मार्केट प्लेसेस थे, गिल्ड हॉल्स था, चर्चेस थे, फोर्टिफाइड वॉल्स थी, मतलब फोर्ट टाइप में किले के समान दीवार बनाए रखी थी ना, बड़ी बड़ी, ठीक है? गिल्ड्स तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि क्राफ्टमैन और मर्चेंट्स इतने ज़्यादा थे, है ना? अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड होगा तो वहाँ पे क्राफ्टमैन और मर्चेंट्स 100% होंगे, वो होंगे तो उनका गिल्ड होगा। गिल्ड मतलब एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आप समझो, ठीक है? अब ये गिल्ड्स क्या करते थे, कंट्रोल करते थे गुड्स की क्वालिटी, वर्किंग कंडीशन लेबर्स की, प्राइसिंग को भी यही कंट्रोल करते थे कि कोई ज़्यादा महंगा ना बेचे या कम में ना बेचे, घाटा करा दे, है ना? तो ये सब चीज़ें कंट्रोल की जाती थी, और साथ ही साथ जो उसके मेंबर्स थे उनको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते थे ये गिल्ड्स, ठीक? सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या था इन टाउन्स का डेवलप होने पे? अब देखो ये जो अर्बन सेंटर्स थे, ये टाउन्स बने, यहाँ पे हर टाइप के लोग आते थे, है ना? अलग अलग जगह से आ रहे थे, विदेशों से भी आ रहे थे, कंट्री के अंदर से भी आ रहे थे, यूरोप के डिफरेंट प्लेसेस से। तो यहाँ पे क्या होता था, आइडियाज़ आते थे लोगों के, है ना? लिटरेसी बढ़ने लग गई, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लग गया, और ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह के लोग आएंगे तो आपस में कल्चरल एक्सचेंज तो होता ही होता है ना? फिर यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की जाने लग गई, बोलोन में, आपका पेरिस में, ठीक? अब देखो अब यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही है, तो आप समझ लो कि कितना एजुकेशन पे फोकस होने लग गया, तो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। फिर टाउन्स में रहने का फ़ायदा ये भी था
कि एक अलग टाइप की फ्रीडम आपको थी काफ़ी, है ना? और जो कंट्री साइड में मतलब गाँव देहात में आपका जो फ्यूडलिज़्म अभी भी चल रहा था थोड़ा-बोड़ा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, है ना? आप एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जा नहीं सकते थे। जबकि टाउन में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कहीं भी आओ जाओ, कोई कोई पूछता नहीं था। जैसे आप बड़े शहरों में देखो, दिल्ली, मुंबई में कौन कहाँ आ रहा है, जा रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन इन मिडेबल टाउन्स की अपनी प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे कि ये ओवर क्राउडेड थे, ठीक है? प्लस यहाँ पे सैनिटेशन बेटर नहीं था और बीमारी हमेशा खतरा बना रहता था। जैसा कि हमने देखा भी 14th सेंचुरी में आगे चल कर के ब्लैक डेथ कितनी भयंकर तरीके से कई लोगों की मौत होती है, ठीक है? तो इस तरीके से यूरोप में टाउन्स ग्रो किए मिडेवल पीरियड में, ठीक? तो ये था आपका चैप्टर। आप होप आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। चलिए, राइट एन एस्से ऑन द डिबेट ऑन अमंग स्कॉलर्स ऑन फ्यूडलिज्म। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई साहब, कई बार आ चुका है। और आप इसको मतलब 100% मान के चलो, क्या हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो इसको बिल्कुल भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। डिबेट अमंग स्कॉलर्स ऑन फ्यूडलिज्म, ठीक है? चलो इसको अच्छे से देखते हैं। फ्यूडलिज्म तो अब आप अच्छे से समझ गए होगे, है ना? मैंने इससे पहले पहले वाले वीडियोस में भी बनाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अच्छे से आपको समझाया कि क्या था फ्यूडलिज्म और किस तरीके से रिलेशन था उनका, ठीक? अब इसको लेकर के बहस होती रहती है स्कॉलर्स में। कुछ बोलते हैं कि फ्यूडलिज्म तो था ही नहीं, कुछ बोलते हैं, कुछ ने फ्यूडलिज्म जैसा समझाया, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था बल्कि दूसरे तरीके से था, ठीक है? तो ये आपस में जो उनकी बहस है ना, डिबेट है, उसी को हमने देखना है, यहाँ पे मेंशन करना है। किस किस चीज को लेकर के बहस कर रहे हैं आपस में। एक तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या था फ्यूडलिज्म का, उसको लेके बहस है। इसका स्कोप क्या था, ओरिजिन कहाँ था, क्या इसको हर जगह के लिए पूरे यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। यही बातों को लेकर के बहस है इनकी, ठीक? तो सबसे पहले ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन, मतलब ट्रेडिशनली जो लोगों ने एक्सप्लेन किया वो क्या एक्सप्लेन किया है। कई सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। उन्हीं में से एक फ्रैंकोस लुइस गनशॉफ है, ठीक है? इन्होंने बताया कि जो फ्यूडलिज्म था वो क्या था, लीगल और मिलिट्री एस्पेक्ट था, है ना? मतलब लॉर्ड और वेसल के बीच में लीगल और मिलिट्री रिलेशनशिप था। कैसे कि जो वेसल था उसको मिलिट्री सर्विसेज देनी होती थी लॉर्ड को, और जो लॉर्ड था उसने क्या दे रखा था, उसको लैंड ग्रांट्स दे रखा था। यही रिलेशनशिप था, है ना, फ्यूडलिज्म में। इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या थी, लॉयल्टी होना बहुत जरूरी थी वेसल की लॉर्ड के प्रति, है ना? और म्यूचुअल ऑब्लिगेशन भी था कि भाई तुम मेरे को लैंड दे रहे हो, तो वेसल का था ही कि भाई जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी लॉर्ड को, कि जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो तुम वेसल मेरे को मिलिट्री सपोर्ट 100% दोगे ही दोगे, ठीक है? तो ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशन भी था दोनों का, ठीक? बट इसमें इन्होंने नज़रअंदाज किया क्या, पीजेंट्स के बारे में, ठीक है? उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को, स्ट्रक्चर्स को लेकर के कहीं ना कहीं एक्सक्लूड किया है इन लोगों ने, उतना ध्यान नहीं दिया था ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन में लोगों ने, ठीक है? फिर आते हैं, अगर सोशियो इकोनॉमिक की बात हो रही है तो कौन आएगा, मार्क्सिस्ट लोग आ जाएंगे 100%, है ना? मार्क्सिस्ट जहाँ भी नाम सुनो आप समझ लो कि वो सोशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे। और किन की बात करेंगे, अमीरों की थोड़ी बात करेंगे, गरीब लोगों की बात करेंगे ये हमेशा, ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किनकी, गरीबों की, वर्क क्लास के बारे में बात करेंगे ये हमेशा मार्क्सिस्ट लोग, ठीक है? तो इनमें कुछ एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जाने माने कौन है, मार्क ब्लॉश, रॉडनी हिल्टन, पैरी एंडरसन। इन लोगों ने फ्यूडलिज्म को नए तरीके से दिया। जैसे आप हिस्ट्री का हिस्टोरियोग्राफी आपने पढ़ा, तो उसमें आपने देखा ना कि हर किसी की सोच अलग थी। जैसे कॉलोनियल जो हिस्टोरियोग्राफर थे उन्होंने अपने तरफ तरीके से लिखा, फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर आए, वो हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखते हैं, है ना? फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर वो अपने तरफ से अपने आइडियाज़ के फॉर्म में हिस्ट्री को लिखते हैं, सबल्टन वाले अपने तरीके से लिखते हैं, है ना? कंस्ट्रक्शनिस्ट वाले अपने, रिविजनिस्ट वाले अपने। तो हर किसी का अपना जो व्यू होता है उस तरीके से लिखते हैं। तो मार्क्सिस्ट वाले लिख रहे हैं तो 100% वो सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन देखेंगे फ्यूडलिज्म से रिलेटेड, है ना? कि फ्यूडलिज्म अच्छा एक सिस्टम था तो उसमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ये इनका मेन फोकस रहता है। हुआ भी कोई, मार्क ब्लॉश जो था उसने फ्यूडल सोसाइटी नाम की एक किताब लिखी, और उसमें उसने बताया, लिखा है कि फ्यूडलिज्म सिर्फ एक लीगल इंस्टीट्यूट नहीं था, बल्कि इसने जो लोग थे उनकी पूरी की पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रखा था पूरी सोसाइटी के, ठीक है? उसने मैनोरियल सिस्टम जो था,
उस पे फोकस किया और उसने दिखाया कि किस तरीके से पीजेंट्स जो थे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी, ठीक है, किसी सेंट्रलाइज तरीके से नहीं थी, फ्रेगमेंटेड थी पॉलिटिकल अथॉरिटी। मार्क्सिस्ट स्कॉलर जो है वो फ्यूडलिज्म को इस तरीके से देखते हैं कि ये एक मोड ऑफ प्रोडक्शन था जहाँ पे जो सर्फ सर्फ या फिर आपका पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था लैंड होल्डिंग नॉवल्स के द्वारा, ठीक। इन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और उन्होंने बोला, फर्दर बोला कि फ्यूडलिज्म वो सिस्टम था जहाँ पे जो सरप्लस होता था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था, है ना। जो लैंड होल्डिंग थे, जरा भी सरप्लस हुआ वो सारा का सारा वो चूस लेते थे खून की तरह। और इसी से आगे चल करके इनका कहना है कि कैपिटलिज्म डेवलप हुई, ठीक। इनका अपना ही है भाई। डिबेट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑन द टर्म। अब अब ये डिबेट आ गया कि भाई ये जो फ्यूडलिज्म टर्म है, क्या ये सिर्फ वेस्टर्न यूरोप तक ही रह सकती है या फिर दूसरी सोसाइटीज पे भी एप्लीकेबल हो सकती है। अब कुछ हिस्टोरियंस जो है वो इस फेवर में है कि जापान, चाइना और इंडिया में भी सेम सिस्टम था, ठीक है, कि लैंड बेस्ड हायरार्की और सर्विस रिलेशनशिप था, ठीक है। लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, जापान, चाइना, इंडिया में जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल अलग थी। आप उनको यूरोप के जैसे नहीं नाप सकते हो। यूरोप की अलग थी कंडीशंस और जो चाइना, इंडिया या जापान की बात आप करो, यहाँ पे सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल अलग थी, ठीक है। आप दोनों को फ्यूडलिज्म नहीं कह सकते हो। लेकिन वहीं आप देखो कुछ एक हमारे अपने भी स्कॉलर्स हैं, जैसे आर एस शर्मा जी, बहुत ही माने हुए हिस्टोरियन हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म को लेकर के कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है और वो फेवर में है इस चीज़ के कि हाँ था ऐसा रिलेशनशिप। लैंड बेस्ड एरिस्टोक्रेसी थी और उनका अपने राजा को सर्विस देनी होती थी, मिलिट्री सर्विसेज देनी होती थी, ठीक है। और उनका आर एस शर्मा जी इस बात पे भी फेवर करते हैं कि यही जो लैंड ग्रांट्स दी जाते थे यही कारण बना अर्बन लाइफ का डीके का। कब हुआ था अर्बन लाइफ का डीके आपका? अगर हम मिडल पीरियड में बोले इंडिया के बारे में, तो आपका गुप्त के बाद हुआ था, गुप्त काल के बाद, है ना। गुप्त पीरियड जो था उसके बाद में आपने देखा था अर्बन डिक्के हुआ था, या गुप्त पीरियड के जो लास्ट स्टेज चली थी उस समय हमने अर्बन डिके देखा था, हाँ। तो इस तरीके से इनकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टर्म की लेकर के भी डिबेट चल रहा है। फिर बाद में कुछ और भी स्पेशलिस्ट आए, उनको बोला जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक। अब इनमें एक नाम है आपका सुजन रेनॉल्ड जी का, ठीक है। ये कहती हैं कि ये फ्यूडलिज्म वगैरह जो है ना, ऐसा कुछ नहीं था। उस ज़माने के लोग ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं मानते थे, ठीक है, और ना हिस्ट्री में लिखा गया है ऐसा कि फ्यूडलिज्म करके कोई कंसेप्ट है। वो उनकी लाइफ ही वो ऐसी थी, ठीक है। उनका कहना है कि ये जो पूरा का पूरा हमने फ्यूडलिज्म का सिस्टम बनाया है, ये आर्टिफिशियल है और और थोप दिया है हमने, ठीक है। उस ज़माने में जो ये आप देखोगे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिसेस होती थी, लोकल प्रैक्टिसेस होती थी, है ना। मतलब कहीं पे ज़्यादा टैक्सेस लेते होंगे, कहीं पे कम लेते होंगे। उन्होंने स्टडी किया होगा अच्छा से यूरोपियन डाटा को, उसके बाद उन्होंने ये लिखा है। और उनका कहना है कि देखो, हर कहीं भी यूनिफाइड मॉडल नहीं था, कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था, अलग अलग प्रैक्टिसेस की जा रही थी, ठीक। डाइवर्सिफाइड प्रैक्टिसेस थी। तो आप उसको एक ही टर्म दे दो कि नहीं जी सब जगह एक ही जैसा चल रहा था, ये गलत होगा, ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट है ना। तो अगर आप इनका अब ये देखो, अपना पर्सनल होता है कि आपको कौन सा आइडिया बेटर लग रहा है, हाँ, और आपको कौन सा सिस्टम लगता है कि हाँ ये सच है, उसके पीछे आप अपना रीजनिंग दे सकते हो। देखो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमैनिटीज, यहाँ पे साइंस नहीं है कि भाई 1+2 3 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 1+2 4 भी हो सकता है भाई। और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको प्रूव करेगा, और हर किसी का अपना विचार होता है। मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ टर्म जो था वो हर जगह सेम अपनाई जा सकती है, क्योंकि अब देखो वेस्टर्न यूरोप में जो था कि लॉर्ड और वेसल के बीच में मिलिट्री रिलेशनशिप और लॉयल्टी का रिलेशनशिप, ऐसा तो इंडिया में भी था भाई, है ना। आपने देखा था अकबर का मनसबदारी सिस्टम, वहाँ पे उसने भी यही किया था, लैंड ग्रांट किया था, प्लस उसके बदले में उसको टैक्सेस तो वो लेता ही लेता था, प्लस सर्विसेज भी देनी होती थी इनको, है ना, मिलिट्री सर्विसेज देनी होती थी मनसबदार को। तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता ही है ये सिस्टम। तो हम क्यों नहीं कह सकते कि हाँ भाई इंडिया में भी फ्यूडलिज्म था। ये मेरे विचार हैं, किसी और के और दूसरे हो सकते हैं विचार भाई, ठीक। चलिए।
ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कवर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पोर्तुगीज ऑन इंडियन ओवरसीज ट्रेड, एग्जामिन देयर मेथड्स ऑफ डोमिनेशन। ठीक है, कि पोर्तुगीज जब इंडिया आए तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा हमारे। अब ऐसा तो था नहीं कि हम पोर्तुगीज के आने से पहले हमारा ओवरसीज ट्रेड नहीं चल रहा था, हमारा तो बहुत पहले से ओवरसीज ट्रेड चल रहा है ना, विदेशों के साथ बहुत सालों जमाने से चल रहा है। तो जब पोर्तुगीज इंडिया आ गए तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और उन्होंने किस तरीके से हमारे ऊपर डोमिनेशन किया, ये जानना है। तो सबसे पहले तो आप जानो कि पोर्तुगीज आए कब थे। पोर्तुगीज आपको याद ही होगा, वास्को ड गामा जी आए थे, कलिकट आए थे 1498 में। डे तारीख थी 20 मई 1498। ठीक है, जब ये पहुंचे तो इनके स्वागत में कलिकट का जो राजा था जमोरिन, वो भी गया था स्वागत करने के लिए, है ना। लेकिन बाद में वो भी इसके खिलाफ हो गया था, पुर्तगालियों के। हाँ, चलिए क्या इम्पैक्ट रहा इनका, सबसे पहले तो वो समझें, क्वेश्चन में तो वो है। अब देखो, पुर्तगालियों के आने से पहले कौन कौन ट्रेडिंग कर रहे थे ओवरसीज में। इंडियंस करते थे, अरब के मर्चेंट्स आते थे इंडिया, है ना। वो क्या करते थे, इंडिया से खरीदते थे, अरब के मर्चेंट ले जाते थे, अरब से फिर वो मेडिटेरेनियन में या मेडिटेरियन पार करके यूरोपियन मर्चेंट्स को बेच देते थे, है ना। अब बीच में वो खूब कमाते थे। या फिर क्या करते थे, इंडियन मर्चेंट्स भी ऐसे थे जो डायरेक्टली मेडिटेरेनियन जा करके बेचते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रेड चलता था। हमारा साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी काफ़ी अच्छा था रिलेशनशिप। ठीक, टेक्सटाइल वगैरह हम बहुत ज़्यादा बेचते थे वहाँ भी। लेकिन जब ये पुर्तगाली आए, ठीक, अब इनको मेजरली चाहिए था क्या, स्पाइसेस। और ये चाहते थे कि स्पाइसेस का पूरा कंट्रोल हमारे पास हो जाए, खास करके पेपर, कार्डमम और सिनामम का। ठीक, तो और ये चाहते थे कि जो भी इंडियन ओशन का ट्रेड है ये हम कंट्रोल करें। इसके लिए इन्होंने क्या क्या फोर्टिफाइड पोर्ट्स और नेवल बेसेस बनाए, कहाँ, गोवा, दीव, दमन और दीव में। ठीक है, इनके वजह से सबसे पहले तो ट्रेड डिसरप्ट हो गया, एग्जिस्टिंग जो ट्रेड था वो डिसरप्ट हुआ। जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे वो पहले डोमिनेट करते थे, है ना, अरेबियन सी में जो ट्रेड होता था उसको। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पुर्तगालियों की नेवी अच्छी थी, है ना, स्ट्रांग नेवी थी इनके पास। तो इन्होंने उनको क्या करने लग गए, ये उन पे कंट्रोल करने लग गए, है ना, उनको धमकाने लग गए, उनके साथ लड़ाई करने लग गए। ठीक है, और इवन कई जगह पे उनको इन्होंने हरा भी दिया। ठीक, इवन आप देखो बाद में आगे चल करके हम्म, हम्म, इन्होंने आगे चल करके एक गुजरात का राजा सुल्तान जो होता था, प्लस इजिप्ट का राजा, और कौन था, जमोरिन, इन तीनों ने एक यूनिफाइड फोर्स बनाई और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़े, और ये हार गए बैटल ऑफ द्यूम में 1509 में। हारने का मतलब आप जानते हो कि अब इनका पूरा का पूरा डोमिनेशन हो गया कि भाई कि हमने सबको हरा दिया, है ना। अब ये मुंह नहीं खोल सकते थे हार गए तो, क्योंकि यूरोपियंस के पास आर्टिलरी बढ़िया थी, उनके शिप्स भी बहुत मजबूत थे, है ना। तो इस चलते उन्होंने इनको आराम से हरा दिया। ठीक, हराने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रूट्स थे वहाँ पे अपने अपने इन्होंने वो बना दिए, पोस्ट बना दी। ठीक, गोवा, कोचीन, दमन, दीव। हम्म, फिर इन्होंने नया तरीका निकाला, इन्होंने कहा कि भाई अब जो है, हम्म, इंडिया में तो इन्होंने फोर्ट्स बनाए, साथ में इन्होंने हॉर्मुज में बनाया, मलक्का में बनाया, कोलंबो में भी बना दिया। ठीक, इंपॉर्टेंट फोर्टिफिक फोर्ट्स। ठीक, यहाँ पे क्या करते थे, ये मिलिट्री रखते थे, है ना। अम, हमेशा रेडी रखते थे मिलिट्री वगैरह कि अगर ज़रूरत पड़े तो फटाक से आ जाओ और इनको दबा दो। चाहे अगर मान लो पुर्तगालियों का ही जहाज़ जा रहा है और कोई अटैक करने की कोशिश करे उनके जहाज़ को, तो ये अपने नेवल बेस को बताते थे और नेवल बेस वाले आकर के इनको सबक सिखाते थे फिर, है ना। तो इस चलते बहुत डर बैठ गया था इनके बीच में, जो अरब रूलर्स वगैरह थे, अरब ट्रेडर्स थे और जो इंडियन ट्रेडर्स थे। अब ये इनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, उनको समझ में आ गया, लड़ाई करके समझ में आ गया था बैटल ऑफ द्यूं की लड़ाई से। ठीक, बाद में पुर्तगालियों ने क्या किया, टैक्सेशन लगा दिया। ठीक, कारतस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। कारतस सिस्टम क्या था, एक टाइप का लाइसेंस था कि अगर इंडियन ओशन में तुमको जहाज चलाना है तो भाई ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस के बदले में क्या फीस देनी पड़ेगी। और जिसके पास लाइसेंस नहीं मिला, ठीक है, पेट्रोलिंग करती है ना नेवी जहाज़ों की,
आज के डेट में हम देखें तो नेवी पेट्रोल करती है समुद्रों में, और समुद्र में जो भी जिसके पास परमिट नहीं रहता उसको फिर वो पकड़ते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं ना। तो उसी तरीके से पुर्तगालियों ने चालू कर दिया था उस ज़माने में कि भाई लाइसेंस नहीं होगा तो तुम्हारा सामान जब्त कर लेंगे हम, ठीक है? और शिप तो जब्त करेंगे ही करेंगे, सीज़ कर लेंगे, प्लस जो सामान होगा वो भी हम रख लेंगे ठीक है? तो भाई अब मजबूरी बन गई सबके पास कि लेना ही पड़ेगा कारतूस। प्लस ये क्या करते थे कि जैसे 10 जहाज़ों का हो गया, 10 जहाज़ों को परमिट मिल गया, तो इनके साथ ही चलते थे वो भी। एक तरीके से इनको सिक्योरिटी भी देते थे, प्लस इनको क्या करते थे, कंट्रोल भी करके रखते थे ताकि ये इधर-उधर कहीं नहीं चल जाएँ, बल्कि जहाँ के लिए जा रहे हैं वहीं जाएँ। और जब ये दूसरे पोर्ट पे ही पहुँचते थे, वहाँ भी इनको टैक्स देना पड़ता। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने टैक्सेशन का सिस्टम सेटअप कर लिया था, कमाने का धंधा बना लिया था इन्होंने, पुर्तगालियों ने, ठीक। तीसरा इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट ट्रेड रूट चालू कर दिया बिटवीन इंडिया और यूरोप। पहले ये खरीदते थे, है ना, बीच के लोगों से, बिचौलियों से, ट्रेडर्स से। अब ये अपने ही लेके जाने लग गए यहाँ से, क्योंकि इन्होंने नया रूट ढूंढ लिया था, केप रूट ढूंढ लिया था अफ्रीका के नीचे से। अब ये वहीं से जाने लग गए लेकर के। तो सारे वैल्यूएबल गुड्स जो थे, खास करके स्पाइसेस, वो डायरेक्टली यूरोपियन मार्केट में जाने लग गए, और इस तरीके से इनका जो इंटरमीडिएटरीज को जो पैसा देते थे वो तो अब देना बंद कर दिए थे। तो इनका प्रॉफिट जो था कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। फिर बाद में इन्होंने इंडिया के और भी चीज़ों को प्रमोट किया, जैसे टेक्सटाइल्स को, प्रेशियस स्टोन्स लेके जाते थे इंडिया से ये लोग, है ना। और इंडिया में भी इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। खास करके देखो आप, टोबैको, पोटैटो, मेज, कैश्यू, है ना, ये सारी चीज़ें ये लोग लेके आए थे। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं पुर्तगाली लेके आए थे इंडिया में। तो जो आलू आप खाते हो ना, वो पुर्तगालियों की देन है, समझ लो आप। उससे पहले मतलब पुर्तगालियों के आने से पहले, 1458 से पहले आलू नहीं होता था इंडिया में, आप ये जान लो। काजू जो खाते हो वो भी नहीं होता था, मक्का जो खाते हैं वो भी नहीं होता था उससे पहले इंडिया में, ठीक। तो ये लोग ये वहीं से लेके आए हैं, ये लोग हमें दिया है इन लोगों ने। इवन आपके जो अ, संतरा है ना, ऑरेंजेस भी ये लोग लेके आए थे वहां से, ठीक है। चलो, और क्या रह गया इसमें, कुछ रह गया? नहीं। अब मोड्स, मेथड्स ऑफ डोमिनेशन, हाँ, मेथड्स ऑफ डोमिनेशन कैसा था, कैसे डोमिनेट कर सकते थे ये? सबसे पहले तो इनके पास नेवी बढ़िया थी, है ना, नेवल सुप्रीमेसी थी। इनके शिप्स बेटर क्वालिटी के थे, सुपीरियर क्वालिटी के थे, और उस पे उन पे कैनन इक्विप थी, है ना। कैनन्स भी इनकी बढ़िया थी, दूर तक मार कर सकती थी। तो ये दोनों चीज मिलकर के टैक्टिकल एडवांटेज देते थे। और बल्कि जो अरब्स के थे और जो इंडियन थे, इनके शिप्स बेचारों के बेचारे कंपैरेटिवली लो क्वालिटी के थे एज कम्पेयर टू पुर्तगाली। तो कई बार क्या होता, एक दूसरे से टकराते भी थे तो इंडियन शिप्स वगैरह टूट टाट जाते थे, है ना। तो नेवल सुप्रीमेसी थी पुर्तगालियों की, ठीक। फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट, मैंने बताया आपको, इन लोगों ने फोर्ट्स बना लिए थे। जैसे गोवा को राजधानी बनाया इन्होंने 1510 में, उसके बाद उन्होंने उसको बढ़िया वहाँ पे फोर्ट बना दिया, है ना। ऐसे ही होरमुज में बनाया था इन्होंने, कोलंबो में बनाया था। तो और ये फोर्ट जो थे वो क्या काम करते थे, फंक्शन करते थे एज अ मिलिट्री बेस काम करता था। एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम वहाँ से चलता, और ट्रेड भी वहीं से हैंडल करते थे ये सारा, ठीक। तीसरा, रिलीजियस एक्सपेंशन एंड मिशनरी एक्टिविटी। पुर्तगालियों के साथ साथ ना बहुत सारे मिशनरीज भी इंडिया आए, ठीक है। और इन लोग क्या थे, अब एम कर बना लिया कि लोकल पॉपुलेशन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। और ये थोड़ा सनकी थे, पुर्तगालियों का इंडिया से जाने का मेन कारण यही था, इनका सनक था क्रिश्चियनिटी फैलाने का। ये क्या करने लगे, जबरदस्ती करने लग गए। यहाँ की यहाँ के औरतों के साथ शादियां करने लग गए, लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करने लग गए। गोवा के आसपास का आप देखो, पूरा का पूरा जो हिंदू मंदिर वगैरह था तोड़ फोड़ कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, लोकल रूलर्स और कम्युनिटीज़ के साथ टेंशन पैदा होंगी, है ना। तो ये एक कारण था ज़रूर कि पुर्तगाली इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अंग्रेज़ों ने मिशनरी एक्टिविटीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, पर्टिकुलरली फोकस नहीं किया कि नहीं हमें तो क्रिश्चियनिटी फैलानी है। उनका था कि हाँ भी ठीक है, कर रहे हैं पैरेलली एक्टिव, मिशनरीज़ एक्टिव अपनी फैला रहे हैं, लेकिन वो ऐसे बैक नहीं करते थे उनको कि तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो। वरना इंडिया में तो मंदिर ही नहीं होते भाई, अंग्रेज़ों की वजह से तो। सारे मंदिर तोड़ दिए होते साउथ इंडिया में, इतने बड़े-बड़े मंदिर जो हैं, ठीक। फिर डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस।
पुर्तगालियों ने बहुत सारे अलायंसेस बनाए लोकल रूलर्स के साथ, उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया, और उसके बदले में उनसे वो ट्रेड का प्रिविलेज लेते थे, है ना, और टेरिटोरी भी ले लेते थे उनसे थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से इन्होंने ये वेरियस जो इम्पैक्ट्स हमने देखा पुर्तगाली का इंडिया में आने पे, और क्या क्या मेथड ऑफ डोमिनेशन थे वो भी हमने देख लिया। ठीक है। डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजर बिजनेस कम्युनिटीज इन द मिडिवल वर्ल्ड। हाँ, मेजर बिजनेस कम्युनिटीज के बारे में पढ़ना हमने मिडिवल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। मिडिवल, अब देखो, मिडिवल पीरियड जहाँ पे बिजनेस चालू होगा तभी तो बिजनेस कम्युनिटीज आएगी। तो बिजनेस जो चालू हुआ आपका 5th to 15th सेंचुरी के बीच के आसपास रहा। ठीक है। अब इनमें से जो सबसे पहले प्रोमिनेंट कम्युनिटी आती है सामने हमारे उभर के, वो है जूइश डायस्पोरा, जूइश कम्युनिटी। ठीक है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल लोग थे। ठीक। और हालांकि जूइश के खिलाफ थे यूरोप में लोग, है ना, उनका प्रोसिक्यूशन कर दिया, उनको मार दिया जाता था, लैंड ओनरशिप पे उनके रेस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन ये लोग रुके नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन मर्चेंट बने। ठीक है। इन्होंने अपना वास्ट ट्रेड नेटवर्क सेटअप किया, और ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में नहीं, हर कॉन्टिनेंट में आपके मिलते थे। ठीक है, जूइश लोग। और इनकी खास बात थी कि इनमें लिंग्विस्टिक स्किल बड़ी अच्छी थी, लैंग्वेज बड़े अच्छे से सीख लेते थे ये लोग, है ना। और इनके किनशिप टाइज बहुत थे। ठीक। किनशिप टाइज मतलब नाते रिश्तेदार वगैरह, हर जगह इनके रिश्तेदार वगैरह थे। ठीक। और ये क्या थे, जो लोकल कम्युनल लॉज वगैरह होते थे उनको हमेशा फॉलो करते थे, उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाते थे। ठीक। इस चलते इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ट्रस्ट और क्रेडिट हासिल किया हर जगह पे। हम्म। और उसी की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर पाते थे, लग्जरी गुड्स में, टेक्सटाइल्स में, प्रीशियस मेटल्स में। ठीक। ये एज अ इंटरमीडिएटरी वर्क करते रहे हमेशा, अ, एक रीजन और दूसरे रीजन के बीच में। और इस तरीके से इकोनॉमी में तो ये कंट्रीब्यूट करते ही थे एक से दूसरी जगह में, साथ में कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी देते थे। ठीक। तो जूइश डायस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बिजनेस कम्युनिटी उस जमाने की। दूसरी, अरब मर्चेंट्स। अब देखो इस्लाम के उदय के बाद अब देखो कई जगह पे इस्लाम फैल गया, है ना, तो इस्लामिक वर्ल्ड में एक यूनिटी सी बन गई। तो अरब मर्चेंट्स ना एक्सटेंसिवली फैले हुए थे पूरा। आप देखो अफ्रीका प्लस मिडिल ईस्ट प्लस आपका इंडिया तक पहुंचे हुए थे, है ना। तो इंडियन ओशियन, मेडिटेरेनियन सी प्लस ट्रांस सहारा रूट, पूरे पे इनका कब्जा था। ठीक। इनकी एक्सपर्टीज क्या थी, नेविगेशन में अच्छे थे। कुछ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बड़े अच्छा बना रखे थे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब चेक बैक जैसा नहीं होता आजकल, चेक हो गया, एटीएम वगैरह हो गया, वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन्होंने उस जमाने में बनाया हुआ था सुफ्तजा। सुफ्तजा क्या होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज था। ठीक है। तो वहाँ पहुँचो, इतना माल दे दो, उसके बाद पैसा बाद में मिल जाएगा, ऐसा करके होता था। ठीक। तो इस्लाम की यूनिफिकेशन ने इस ग्रोथ ऑफ ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ये किस चीज़ में मेनली डील करते थे, स्पाइसेस में करते थे, टेक्सटाइल में करते थे, प्रीशियस मेटल में करते थे, और स्लेव्स में भी करते थे ये। ठीक। और इनकी 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 ये जो ट्रेड था, इसके वजह से ही इस्लामिक अंपायर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस थे। ठीक। यूरोप की बात करें अगर हम, तो यूरोप में आप देखो जो इटालियन सिटीज़ थी, खास करके वेनिस, जेनोवा, पीसा, फ्लोरेंस, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बिजनेस कम्युनिटीज़ उभरती हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज निकलती हैं, जैसे फैमिली ऑफ मेडिची, फगर्स, है ना। ये जैसे इंडिया में नहीं है आजकल, अंबानी है, अदानी है, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, है ना। तो उस तरीके से मेडिची और फगर्स की फैमिली थी, और भी फैमिलीज होंगी यहाँ पे, ये ज़्यादा बड़ी फैमिलीज थी जो ट्रेड को होल्ड कर कंट्रोल करती थी। ठीक। अब ये जो जितनी भी सिटीज हैं आप देखो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में है ये, यूरोप और ईस्ट के बीच में है। इटालियन मर्चेंट्स जो थे, इन्होंने भी अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना दिया मेडिटेरेनियन के आसपास, है ना, मेडिटेरेनियन ब्लैक सी के आसपास, जा जाके वहाँ पे सेंटर बनाने उन्होंने भी, इटालियन मर्चेंट्स ने। और ये भी डील करते थे लग्जरी गुड्स जैसे सिल्क में, स्पाइसेस में। बहुत डिमांड थी सिल्क और स्पाइसेस की यूरोप में उस जमाने में। ठीक है। और ये आता था सिर्फ और सिर्फ आपका एशिया से। सिल्क आपका इंडिया से भी जाता था, चाइना से भी जाता था, चाइना का सिल्क ज़्यादा फेमस था। ठीक। लेकिन स्पाइसेस तो इंडिया से ही जाते थे सारे। इन्होंने भी अपना सोफिस्टिकेटेड बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया, जैसे पैसा लेंड करना, करेंसी को एक्सचेंज करना, बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करना।
ठीक है। तो इन सब से जो कॉमर्स था काफ़ी एक्सपेंड होता है। ठीक। तो ये कम्युनिटी भी हो गई, हमने डिस्कस कर लिया। फिर नॉर्दर्न यूरोप में एक हांसिएटिक लीग था। ठीक। नॉर्दर्न यूरोप में हांसिएटिक लीग। नॉर्दर्न यूरोप मतलब क्या, जो नॉर्थ का एरिया है ना, बाल्टिक और नॉर्थ सी के आसपास का एरिया। दिखाऊं आपको? चलो मैप में देख लेते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये देखो, ये बाल्टिक सी वाला एरिया, नॉर्थ सी, और बाल्टिक सी भी यही है। बाल्टिक सी कहाँ गया भाई? सेल्टिक सी, इसी एरिया को, मतलब आप बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, ठीक है, बाल्टिक सी शायद ये रहा बाल्टिक सी, है ना, ये नॉर्थ सी बाल्टिक सी के आसपास का एरिया। तो इसीलिए कह रहे हैं नॉर्दर्न यूरोप। तो ये जो आपके हैं ना, नॉर्वे वगैरह, स्वीडन वगैरह, फिनलैंड वगैरह, ये लोग का, इन आइसलैंड वगैरह है ना, इनकी अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स वगैरह ये सब है ना, इनकी अपना एक बिजनेस कम्युनिटी थी। उसका नाम क्या था? हांसियाटिक लीग बनाया हुआ था इन्होंने। ठीक। ये ये भी क्या था? ये मर्चेंट्स का गिल्ड था। ठीक है, मर्चेंट गिल्ड थे। और ये, और मार्केट टाउन्स होते थे। ठीक है, जहाँ पे ये लोग क्या करते थे, किस चीज़ में डील करते, टिम्बर में डील करते थे, फिश, क्रेन, फर, क्लॉथ, ये सब में डील करते थे ये लोग। ठीक। और इन्होंने भी अपने अलग अलग सिटीज़ में ट्रेडिंग पोस्ट बनाए हुए थे। और कलेक्टिवली ये लोग अपनी आर्मी भी रखते थे, ताकि अगर इनके गिल्ड पे हमला करे कोई, या दिक्कत आए, तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ में ये लोग डिप्लोमेसी से भी काम करते थे, इनके डिप्लोमेट्स भी होते थे अपने। ठीक है। और गिल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करता था गिल्ड? क्वालिटी को कंट्रोल करना, प्राइसिंग कंट्रोल करना, अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचना, प्लस नेगोशिएशन करना, अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आपस में करना। ठीक है ना, यही काम होता था गिल्ड का, वही करते थे ये लोग। इन इनलैंड यूरोप में, अब देखो, यूरोप के अंदर वाले पार्ट में, खासकर फ्रांस वगैरह एरिया में, फ्रांस जर्मन वगैरह एरिया में, वहाँ भी बिजनेस कम्युनिटीज थी। और ये बिजनेस कम्युनिटीज क्या करती थी? वहाँ पे ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करती थी। ठीक। आप खास करके आप देखो, फ्रांस में शैंपेन फेयर्स बहुत होता था। अब शैंपेन फेयर्स होता था, तो वहाँ पे इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल हब टाइप में था वो। ठीक है, जहाँ पे यूरोप के हर जगह से मर्चेंट्स आते थे, और वहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज हुआ करता था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते थे बड़े बड़े। ठीक। अब देखो, एक और एरिया है फ्लांडर्स, वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक। ऐसे ही जर्मन मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे माइनिंग और मेटल वर्क के लिए, है ना। तो हर किसी का अपना अपना, इंग्लैंड में भी जो जिसके अपना स्पेशलिटी थी, वो उसने अपने एरिया में डेवलप किया। इन सब मिडिवल कम्युनिटीज, बिजनेस कम्युनिटीज ने क्या किया? डेवलप किया अपने इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस, है ना। एक गिल्ड टाइप में ही इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया? आपका ऑफिसेस बना दिया, है ना, जो कि चीज़ों को रेगुलेट करते थे। रेगुलेट क्या करते थे? ट्रेड को, स्टैंडर्ड्स को, मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। इन लोगों ने कमर्शियल लॉ बनाया, मैरिटाइम लॉ बनाया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया, ताकि ट्रेड जो है वो फेयरली किया जा सके, और कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व किया जा सके, है ना। साथ में इन लोगों ने कुछ एक क्रेडिट का सिस्टम बनाया, बैंकिंग का सिस्टम बनाया, ताकि जो कॉमर्स है वो, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो स्मूथली हो सके। ठीक। अब हम इतने सारे बात करें तो इंडियन कम्युनिटी के बारे में भी तो बात करेंगे। इंडियन कम्युनिटीज़ में देखो कौन थे मेजरली? बनिया थे, चटियार्स थे, मुल्तानी थे, मारवाड़ी थे। ठीक। अब आप जानते हो, बनिया तो हम जानते ही हैं, बिजनेस वाले। मारवाड़ी भी जानते हैं हम। चटियार्स और मुल्तानीज भी डील करते थे, बिजनेस कम्युनिटी के ही लोग हैं। ठीक है। ये लोग मेजरली इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा डील करते थे। बनिया जो थे मेजरली वेस्ट इंडिया में रहते थे, पर्टिकुलरली गुजरात और राजस्थान के एरिया में। मारवाड़ी भी उसी एरिया में ज़्यादातर हैं। ठीक है, मारवाड़ी तो आपका हो ही गया, राजस्थान का एरिया के थे, फिर बाद में वो पूरे इंडिया में फैल गए मारवाड़ी। ठीक। मारवाड़ का एरिया आपका जोधपुर का एरिया, जोधपुर को मारवाड़ बोला जाता है। तो उसी के आसपास के जो लोग, कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग बाहर निकले। वो लोग ट्रेड में क्यों घुसे? आपको सोचना होगा, मारवाड़ी लोग इतना ज़्यादा ट्रेड में क्यों हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं मारवाड़ी हर जगह। क्योंकि देखो, उनका जो एरिया था, जहाँ के वो रहने वाले थे, जोधपुर वगैरह, वो क्या डेजर्ट एरिया है। वहाँ कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती। ठीक है। तो वहाँ के लोग नेचुरली ट्रेडिंग में थे। ठीक है। और फिर वो जब वो बाहर निकले, उन्होंने बेहतरीन ट्रेडिंग स्टैब्लिश की थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया। ठीक है। ऐसे ही गुजराती देखो, सारे बिजनेसमैन आपको ज़्यादातर दिखेंगे।
क्योंकि गुजरात में भी पहले इतना ज़्यादा नहीं था एग्रीकल्चर का, अब तो चलो डैम वैम बना करके काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन पहले वहाँ भी ऐसे ही था यार, काफ़ी ज़्यादा एरिया रन ऑफ कच्छ वगैरह देखो, काफ़ी जो आपका सौराष्ट्र का एरिया उस साइड में काफ़ी उतना बेटर है नहीं इरिगेशन की फैसिलिटी, तो इस चलते वो लोग भी इसी चीज़ पर डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं, ट्रेड वगैरह पे। ठीक। और ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे, मनी लैंडिंग करते थे, होलसेल ट्रेडिंग करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन में थे, है ना? आज भी देख लो यही करते हैं, होलसेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में मेजरली है बनिया वगैरह आज भी। ठीक। अब मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं काफ़ी लोग। फिर मुल्तान एक जगह है नॉर्थ वेस्ट में, अब तो पंजाब पाकिस्तान में है ना? ये लोग भी इंगेज थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल एशिया में। ठीक। फिर चेटियार्स हैं साउथ इंडिया के, एक कम्युनिटी है चेटियार, इनका भी काफ़ी अच्छा होल्ड था बिजनेस में, आज भी है। इनका रिलेशन खास करके साउथ ईस्ट एशिया के साथ था, और ये बड़े स्किल्ड थे फाइनेंस और बैंकिंग में चेटियार्स लोग। ठीक। इनके भी अपने गिल्ड थे जो कि रेगुलेट करते थे ट्रेड प्रैक्टिसेस, एथिकल स्टैंडर्ड्स और म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, है ना? और ये जो गिल्ड थे ना इंडिया के, जो ये बिजनेस कम्युनिटी के गिल्ड्स थे, ये लोग अर्बन डेवलपमेंट में भी बड़ा अच्छा काम करते थे। ये लोग टेम्पल्स बनवाते थे, धर्मशाला बनाते थे, कम्युनिटी सेंटर्स बनवाया करते थे। ठीक। अब एशिया में एक और बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ भी तो बिजनेस होता था, इंडिया में होता था, चाइना। तो मिडिवल चाइना में दो डायनेस्टीज थी, सोंग और युएन। सोंग डायनेस्टी 960 से 1279, और युएन 1271 से लेकर 1368। मतलब एक है आपका सल्तनत काल के दौरान, और एक सल्तनत काल से ठीक पहले से चले आ रही है ना? अब देखो, चाइना में गोल्डन एज बोला जाता है सोंग डायनेस्टी को। ठीक, ये वाला पीरियड बोला जाता है उनके गोल्डन एज को। ठीक। उस जमाने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज, बहुत एक्सपेंशन हुआ, काफ़ी पीसफुल एरिया था। उससे पहले चाइना में बहुत ज़्यादा मार काट, आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। हाँ, ठीक है। लेकिन सोंग की जो डायनेस्टी आई उस समय एकदम बहुत 300-400 साल के लिए भयंकर पीस, 300 साल के लिए भयंकर पीस एकदम हो गई, और बहुत डेवलपमेंट देखी चाइना ने। ठीक है, उसको गोल्डन एरा कहते हैं सोंग डायनेस्टी को। चाइनीज मर्चेंट कम्युनिटीज काफ़ी ज़्यादा थ्राइव करती हैं, और ये मेजरली दो एरिया में अ, रहती थी चाइनीज मर्चेंट कम्युनिटीज, हांगचो और क्वांगचो। क्वांगचो आज भी बहुत बड़ा सेंटर है। ठीक है, दुनिया का सारे का सारा ट्रेड वहीं से होता है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, मैं भी गया हुआ हूँ इवन क्वांगचो, तो ये देखिए क्वांगचो, ये यहाँ पे शनचन है, यहीं पे हांगकांग है। ठीक है, शनचन तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब दुनिया का सेंटर आप समझ लीजिए। ठीक है, शनचन। और क्वांगचो जो हम बात कर रहे हैं ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस जमाने में। क्यों? क्योंकि ये देखिए आप, कहाँ है ये? ठीक साउथ चाइना के सी के कोने पे है ना? तो यहाँ से आप फिलीपींस, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड कर सकते थे। और हांगचो देखिए आप, कहाँ है? आज का जो शंघाई है ना, उसी के पास में ये वाला हांगचो है, ये वाला। ये देखिए हांगचो नाम आ गया ना? तो पहले ये सिटी होती थी, आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट सिटी हो गई। इससे आप क्या कंट्रोल कर सकते थे? इधर से आप जापान के साथ ट्रेड कर सकते थे, इधर से आप कोरिया के साथ भी ट्रेड कर सकते थे, इवन आप इधर से फिलीपींस वगैरह सबके साथ ट्रेड कर सकते थे, है ना? यहाँ से निकल करके बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, और ज़्यादा दूर जाएं तो अमेरिका भी जा सकते थे, लेकिन चलो कोई नहीं। तो इसलिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों सेंटर थे, हांगचो और क्वांगचो। ठीक है। चाइनीज़ों ने भी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप कर रखा था क्रेडिट और पार्टनरशिप का। ठीक। चाइनीज़ तो वैसे ही पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है यार, आज से थोड़ी ना, पहले से ही बहुत डेवलप्ड है। उनके यहाँ पहले से ही तुम्हारा जो हमारे यहाँ सर्वेंट सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो उनके यहाँ कब से हो रहा है। हाँ, राजा महाराजाओं के ज़माने से ही। प्लस उनके यहाँ ब्यूरोक्रेसी काफ़ी डेवलप थी, सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहीं हुई। आप देख लो, अगर आप देखो तो पेपर वहीं से आया है ना, पैसों के यूसेज सबसे पहले वहीं से हुआ, पेपर करेंसी। बड़े बड़े शिप्स वहीं बनते थे पहले, बहुत सारी चीज़ें चाइना में पहले भी थी टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहीं रोकता हूँ, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, मज़ा नहीं आता देखने में। तो चैनल पे फिर मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आते रहेंगे, और हर हर किसी के आएंगे। अभी मैं MHI 1 का कर रहा हूँ, बाकियों का भी मैं जल्दी डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।